हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने ये फैसला लिया है कि आने वाले निगम चुनावों में हमारे सारे वर्कर्स और हेल्पर्स यानी कि 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, उनकी फैमिली और उनके इलाके के लोग, विशेष तौर पर दो पॉलिटिकल पार्टीज आम आदमी पार्टी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इनका पूर्ण बहिष्कार, इनका पूर्ण निषेध करने वाले हैं। हम इनका टोटल बाइकआउट करने जा रहे हैं। बात रख लेंगे और उसके बाद फिर हम सवाल जवाब का सेशन शुरू करेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन दिल्ली की 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की एक यूनियन है और ये कहना कोई एग्जैजरेशन, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस वक्त दिल्ली की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर यूनियन, जो वर्कर्स की, कामगारों की, कर्मचारियों की, मजदूरों की अगर दिल्ली में है तो वो दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन है। इस साल 31 जनवरी से 9 मार्च तक 38 दिन का एक बहुत ही बहादुराना संघर्ष भी हमारी यूनियन के नेतृत्व में लड़ा गया और उस संघर्ष के बाद दिल्ली सरकार ने और महिला एवं बाल विकास विभाग ने 884 कर्मचारियों को, कर्मचारी तो ये नहीं है लेकिन 884 जो वर्कर्स और हेल्पर्स आंगनवाड़ी में काम करते हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से टर्मिनेट किया। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का मकसद क्या है? क्यों हम अचानक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं? आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शंस, जो सिविक बॉडी है, नगर निगम है, उसके चुनाव 4 दिसंबर को होने वाले हैं और हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने ये फैसला लिया है कि आने वाले निगम चुनावों में हमारे सारे वर्कर्स और हेल्पर्स यानी कि 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, उनकी फैमिली और उनके इलाके के लोग, विशेष तौर पर दो पॉलिटिकल पार्टीज आम आदमी पार्टी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इनका पूर्ण बहिष्कार, इनका पूर्ण निषेध करने वाले हैं। हम इनका टोटल बाइकआउट करने जा रहे हैं। इसकी वजह है, उस वजह पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन आने वाले दिनों में हम दिल्ली के तमाम इलाकों में बाइकआउट कैंपेन यानी कि इनके खिलाफ एक मैसिव, एक वृहद, एक बड़ा बहिष्कार अभियान दिल्ली के एक एक वार्ड में चलाएंगे, दिल्ली के एक एक नेबरहुड में, एक एक मोहल्ले में चलाएंगे और इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के प्रत्याशियों का जहां संभव होगा, और इतनी हमारी ताकत है, हमारी पहुंच दिल्ली के एक एक कोने में है, वहां पर इनके तमाम कैंडिडेट्स का पूरी तरीके से बहिष्कार होगा। न सिर्फ हम बल्कि हमारे इलाकों के लोग, हमारे घरों मोहल्लों के लोग भी इनका पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे। सवाल उठता है कि हम इन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों चिन्हित कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, जिस स्ट्राइक के बारे में मैंने बताया, 31 जनवरी 2022 को इस साल दिल्ली के आंगनवाड़ी कर्मियों की स्ट्राइक चली। ये स्ट्राइक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थी पूरे वर्किंग क्लास मूवमेंट के लिए। हमने देखा कि किस तरीके से 38 दिनों की स्ट्राइक ने वर्कर्स और हेल्पर्स जो अपनी यूनियन के नेतृत्व में लड़ रहे थे, उन्होंने ना सिर्फ चुनावबाज पार्टियों के असली चरित्र को बेपर्द किया, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को बेपर्द किया। हमारी स्ट्राइक में हमने 3 बड़ी रैलियां निकाली थी और ये भी हमने, तमाम मीडिया के सोर्सेज ने बोला था, जो इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन, स्त्री दिवस के दिन जो हमारी रैली निकली थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी रैलीज में एक थी। हजारों औरतें लाल रंग के साथ दिल्ली की सड़कों पर थी और ये स्ट्राइक, पूरा संघर्ष, ये पूरा आंदोलन तमाम चुनावबाज पार्टियों के लिए और खास तौर पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के लिए एक नासूर बना हुआ था। आप सभी जानते हैं कि 9 मार्च को इसी साल जब हमारी स्ट्राइक का 38वां दिन था, तब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए हमारी स्ट्राइक को पर हेस्मा लगाया था।
इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। अब ये अपने आप में भी बहुत एक मजाक का आप कह सकते हो, मजाकिया बात है, बहुत ही आप इसको क्या कहें, हास्यास्पद है कि उन्हीं वर्कर्स और हेल्पर्स को जिनको आप कर्मचारी का दर्जा देने से भागते रहते हैं, आप उनकी स्ट्राइक पर एक ऐसा एक्ट लगाते हैं, एक ऐसा काला और रिप्रेसिव कानून लगाते हैं जो सिर्फ कर्मचारियों पर लगाया जाता है। यानी स्ट्राइक पर एस्मा लगाने के जरिए भी दोनों ही सरकारों ने और दोनों ही पार्टियों ने ये माना कि ये कर्मचारी जो आंगनवाड़ी में काम करते हैं और मेरे साथ जो पैनल में बैठे हुए हैं, ये कर्मचारी वाकई में इसेंशियल सर्विसेज में, आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं। और हेस्मा लगाने के बाद जब हमने स्ट्राइक को सस्पेंड करने का फैसला लिया, उसके तुरंत बाद 884 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का टर्मिनेशन किया गया। यह काम दिल्ली सरकार ने WCD जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर किया। हालांकि हमारी स्ट्राइक को बहुत सारी पॉलिटिकल विक्ट्रीज मिली। एक पॉलिटिकल विक्ट्री ये थी कि इन्हें एक ऐसा कानून हमारी स्ट्राइक पर लगाना पड़ा जो आम तौर पर सिर्फ कर्मचारियों के ऊपर और ऐसी स्ट्राइक्स पर लगाया जाता है जिन स्ट्राइक से सरकार निपट नहीं पाती है, जो तमाम स्ट्रगल्स उनके लिए एक चुनौती पैदा करते हैं। हमारी स्ट्राइक के तत्काल बाद जो हमारे विभाग के मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उनको हटाया गया। जो डिपार्टमेंट WCD विभाग है, जो उनके जॉइंट डायरेक्टर थे नवलेंद्र कुमार सिंह, उनको हटाया गया। तो पॉलिटिकल विक्ट्रीज तो मिली, इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार को मानदेय में वृद्धि भी करनी पड़ी, उसके लिए भी ये मजबूर हुए। लेकिन इन्होंने इलीगल टर्मिनेशन करके ये सोचा कि वो यूनियन को, आंदोलन को लीड करने वाली ताकतों को वो कमजोर कर पाएंगे, जो कि नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रगल उसके बाद भी चला। ये बैकग्राउंड देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में शासन कर रही है और भाजपा की सरकार जो केंद्र और MCD दोनों में है, ये इन दोनों की मिलीभगत की वजह से हुआ है। हम देखते हैं कि तमाम ऐसे मसलों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन वो एक भी ऐसा मसला नहीं होता है जो मजदूरों, कर्मचारियों, कामगारों से जुड़ा हुआ हो। आज पूरे देश के पैमाने पर हम देख रहे हैं कि तमाम जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे केरला में लेफ्ट फ्रंट की सरकार हो, तमिलनाडु में DMK की सरकार हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये तमाम ऐसे मसलों पर केंद्र सरकार से मोर्चा लेते हैं जो इनके हितों की नुमाइंदगी करते हो, ऐसे मसले, या जो पूंजीपतियों के, जिनके की ये तमाम पार्टियां रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके हितों की नुमाइंदगी करते हो, तो तब तो ये उन सारे मसलों पर केंद्र सरकार से टक्कर लेते हैं और संघीय अधिकारों का हवाला देते हैं, संघवाद का, फेडरलिज्म का हवाला देते हैं। लेकिन एक भी ऐसा वर्कर्स का इशू नहीं है, एक भी ऐसा कर्मचारियों का मसला नहीं है जिसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के बीच में कोई 36 का आंकड़ा हो। दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के आंदोलन ने भी, उनकी स्ट्राइक ने भी यह दिखला दिया कि इस मामले में दोनों ही पार्टीज घड़ियाली आंसू बहाने में, पूरी टंकी करने में, ड्रामा करने में एक दूसरे को पछाड़ सकती हैं। बहुत टफ कंपटीशन है, विजयी कौन होगा इसके बारे में तो हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन बहुत टफ है और इसलिए ये दोनों पार्टीज हमारे निशाने पर हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का बहिष्कार हम लोग करेंगे। आप जानते हैं कि हमारी स्ट्राइक के बाद बीजेपी ने कुछ वक्त तक थोड़ा बहुत ड्रामा किया था कि वो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को लेकर काफी परेशान हैं, वो उनके हितों को लेकर काफी चिंतित है। लेकिन कुछ सवाल हैं बीजेपी की केंद्रीय सरकार से और बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे। हर ऐसे मसले पर आप LG के जरिए वो सारे काम करवाते हो जो आपको करवाने होते हैं, जो आपके इंटरेस्ट में होते हैं, लेकिन आपने एक बार भी इलीगल टर्मिनेशन के ऑर्डर्स को रद्द करवाने के लिए LG को क्यों नहीं बोला? क्या 884 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर, जब हम ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है इतने सारे परिवार, क्योंकि इनमें से बहुत सारे सोल ब्रेड विनर्स हैं। इसी बीच हमारे बीच में से ऐसी बहुत सारी बहनें हैं
जिनको कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके घरों में इतने बुरे हालात हो चुके हैं जो हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। तो क्यों बीजेपी ने, और बीजेपी के पास इतनी पावर है कि वो एलजी को ये कहती कि इन सारे इलीगल टर्मिनेशंस को 1 मिनट में वापस लिया जाए। तमाम ऐसे मसलों पर तो एलजी अपनी पावर्स दिखाते ही हैं। वो तो कहते हैं कि वो दिल्ली के रियल हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो वो क्यों नहीं इस मसले पर सामने आए? क्यों बीजेपी ने एलजी के ऑफिस के जरिए आंगनवाड़ी की स्ट्राइक पर एस्मा लगवाया? ये वो सवाल है जिससे कोई भी आज के समय में जो भी कोई जीता जागता इंसान हो, कोई भी आज के दुनिया से वाकिफ हो, वो समझ जाएगा कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की मिली भगत है। और हम जानते हैं कि आज पूरे देश में जिस तरीके का सांप्रदायिकता का माहौल फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को आपस में बांटने का काम कर रही है, उनके लिए ऐसी कोई भी एकता जब वो मजदूरों की, कर्मचारियों की होती है, तो उनके लिए वो दुख दर्द का सबब बनता है, उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए कोई दो राय नहीं है कि उनके लिए आंगनवाड़ी विमेन वर्कर्स का ये पूरा संघर्ष, ये पूरा आंदोलन एक दिक्कत पैदा करने वाली चीज बन चुका था। इसके अलावा मैं आप सभी साथियों को यह भी बताना चाहती हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं कि हमारा आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें अपना सपोर्ट नहीं दिया सिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी के, RWPI रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। उन्होंने लिखित तौर पर हमारी सभी मांगों को मानते हुए अपना समर्थन हमें दिया है। उन्होंने कहा है कि आपकी तमाम मांगे, चाहे वो कर्मचारी के दर्जे की मांग हो, चाहे वो आपके C और D एम्प्लॉइज की श्रेणी में आने की मांग हो, चाहे वो आपके मिनिमम वेजेस की डिमांड हो, आपकी ये सारी डिमांड्स न्याय संगत है और हम आपकी इन तमाम मांगों का समर्थन करते हैं। लेकिन क्या बाकी चुनावी पार्टियों को नहीं पता है कि आज न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में आंगनवाड़ी कर्मियों के क्या हालात हैं? क्यों सारी पार्टीज इस मसले पर चुप बैठी हुई हैं? कुल मिलाकर इस देश में 28 लाख विमेन वर्कर्स और हेल्पर्स हैं। इसके अलावा करोड़ों की संख्या में वर्कर्स हैं। और ये पूरा फ्रॉड जो स्कीम वर्क के नाम पर तमाम सरकारें करती रही हैं, ये पूरा फ्रॉड, क्योंकि महिला मजदूरों का श्रम सस्ता है, ये पूरा फ्रॉड लंबे समय से पूरे देश में चला आ रहा है। आज हम जानते हैं कि अब चुनाव आने वाले, इन्हीं के घरों में और इन्हीं के सेंटर्स पर सारी चुनावबाज पार्टियां आएंगी और कहेंगे कि हमारे लिए प्रचार करो। ये बहनें भी जब अपनी बात रखेंगी तो बताएंगी कि किस तरीके से तमाम चुनावी पार्टियां आंगनवाड़ी कर्मियों का इस्तेमाल करती हैं कि वो उनके लिए न सिर्फ प्रचार करें बल्कि एंड वोटिंग के दिन जो बूथ मेंटेन करने का काम होता है वो भी वो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स से करवाते हैं। और इन तमाम हथकंडों में कोई भी चुनावबाज पार्टी पीछे नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग अपने बाइकॉट कैंपेन को शुरू करने वाले हैं। शुरू ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम इसको ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली का ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जहां पर यह कैंपेन नहीं चलेगा। दिल्ली में कुल 95 प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि दिल्ली के एक एक इलाके में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में आंगनवाड़ी कर्मियों की पहुंच है। और हम अपने बाइकॉट कैंपेन के जरिए इन चुनावबाज पार्टियों को, विशेष तौर पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि यही दो पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइम पावर में है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि आप कांग्रेस का बाइकॉट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसका जवाब देने की भी जरूरत है? जिस पॉलिटिकल पार्टी का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है, जो कहीं मौजूद ही नहीं है और जो पावर में नहीं है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए, वो पावर में नहीं है, लेकिन उनका भी कितना दो मुंहा चरित्र है ये सब जानते हैं। आंगनवाड़ी की स्कीम को शुरू करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। 1975 में इंदिरा गांधी के दौर में ही आंगनवाड़ी स्कीम की शुरुआत और इस फ्रॉड की शुरुआत की गई थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमने
कोर्ट केस जो हमारा हाई कोर्ट में चल रहा है इलीगल टर्मिनेशंस को लेकर और एस्मा के ऑर्डर को लेकर भी जो हमारा हाई कोर्ट का केस चल रहा है, आपको बताना चाहती हूं कि दिल्ली सरकार की तरफ से पैरवी कौन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में कर्मियों के खिलाफ पैरवी करने वाले वकील और कोई नहीं है, बल्कि कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो दिल्ली सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। इतनी विडंबना की बात है या अफसोस की बात है कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी कुछ समय पहले ट्वीट करती हैं कि दिल्ली सरकार जो 884 वर्कर्स और हेल्पर्स को इलीगली टर्मिनेट करके बैठी हुई है, वो दिल्ली सरकार इनको बहाल करे। क्या कथनी और करनी में फर्क नहीं है? एक तरफ आप कह रहे हो कि दिल्ली सरकार इन्हें बहाल करे, और जो बहाल करने का कोर्ट केस चल रहा है, जो मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है, वहां पर आप ही के पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो जाकर दिल्ली सरकार के लिए पैरवी करते हैं। और खुद WCD डिपार्टमेंट ने, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, और मैं ये रिकॉर्ड पे कह रही हूं, हमारे साथ नेगोशिएशंस में कहा है कि उनको पर हियरिंग के लिए अभिषेक मनु सिंघवी को 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं पर हियरिंग का। आप आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का मानदेय 8-8 महीने तक रोक कर रखते हो। आप उनके ये 10,000 रुपए जो बढ़ा के स्ट्रगल की वजह से आपने 13,400 किया है, वो भी आप टुकड़ों टुकड़ों में देते हो। और केंद्र सरकार का तो ये हिस्सा पिछले कई महीने से आ ही नहीं रहा है, सालों से नहीं आ रहा है। और इन्हीं मोदी जी ने जो हर बात में एक आधा जुमला फेंकने की, मतलब वो आदत है, आदत से मजबूर है, तो ऐसे जुमले वो फेंकते रहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक ऐसा जुमला 2018 में फेंका था, इस बार आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए, कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का जो मानदेय है वो पूरे देश में, उन्होंने घोषणा की थी 2018 में, कितने रुपए कहा था बढ़ाएंगे? 1500 रुपए कहा था वर्कर्स का और 750 रुपए कहा था हेल्पर्स का पूरे देश में। ये 2018 का जुमला है। ये जुमला वैसा ही साबित हुआ जैसे अमित शाह का 15 लाख रुपए वाला जुमला, जो आपके अकाउंट्स में आप चेक करें नहीं आए, वैसे ही ये 1500 और 750 रुपए। लेकिन ये कितना बड़ा स्कैंडल है और कोई मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है, कोई इस पर स्टोरी नहीं कर रहा है कि वो जो इन्होंने और जो इनकी बड़ी दिग्गज नेता बनती हैं स्मृति तुलसी ईरानी जी, जो लोकसभा से लेकर तमाम जगहों पे बयानबाजी करने में सबसे ज्यादा उछल कूद मचाती हैं, उन्होंने भी खुद ही अपनी पीठ थपथपा के कहा था कि इतना बड़ा इंक्रीमेंट तो आज तक कभी नहीं हुआ है। कहां है ये इंक्रीमेंट? पूछिए आप आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर से, कीजिए इस स्टोरी को कवर कि कहां है वो इंक्रीमेंट। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो स्पष्ट तौर पे फांसीवादी है, जो एक फैशिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, वो मजदूरों को धर्म के नाम पर, आम जनता को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटने का काम करती है। लेकिन जब इस तरीके की बयानबाजी होती है तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के इन तमाम हथकंडों को भी तो एक्सपोज करने की जरूरत है। मीडिया को थोड़ा इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इन तमाम घोषणाओं का हुआ क्या। ये दिवाली की गई घोषणा थी जो आज तक 4 साल से ऊपर समय हो गया। अब आप खुद सोचिए ये कितने 100 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा है, कितने 100 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा है, क्योंकि इन्हें पूरे हिंदुस्तान की आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ ये करना था। इनको 1500 और 750 रुपए देने थे। आप कैलकुलेट कीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं इसका कोई जिक्र भी नहीं है, इनको याद भी नहीं कोई दिला रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टोटल बायकॉट तो होगा, क्योंकि एमसीडी इलेक्शंस में इनको एक ही वक्त होता है जब इन पॉलिटिकल पार्टीज को जनता की याद आती है, चुनाव। क्योंकि इनको इंसान नहीं नजर आते हैं,
इनको वोट नजर आते हैं। हमारी भी याद अभी आएगी नहीं। इनको तभी हमारी याद आएगी तो इनको हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी ताकत क्या है। वैसे भी आम आदमी पार्टी की सरकार तो हमारे बारे में कहती है, हमारी यूनियन के बारे में, कि ये यूनियन हमेशा तभी कोई एजिटेशन, कोई स्ट्रगल लड़ती है जब चुनाव आने वाले होते हैं। आप भी तो तभी जनता के बीच में नजर आते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं। ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए, ये सवाल हमसे क्यों पूछा जाना चाहिए? ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को, जब वो यूनियनाइज हो रहे थे अपनी यूनियन के नेतृत्व में, तो ये वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो बोलती थी कि आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, आंगनवाड़ी कर्मियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? आप राजनीति करेंगे, आपने पहले एनजीओ पॉलिटिक्स की, वहां आपने खूब पैसा पीटा, अब आप राजनीति के मैदान में उतर के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। हम जब अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो इसको राजनीति कहा जाता है। अच्छी बात है, ये राजनीति ही है, लेकिन हमारी यूनियन ने हमेशा से स्पष्ट किया कि बिल्कुल हम पॉलिटिक्स करते हैं, भगत सिंह की पॉलिटिक्स, और भगत सिंह जो पॉलिटिक्स करते थे हम वही क्रांतिकारी पॉलिटिक्स करते हैं, और हमने कभी अपना मकसद छुपाया भी नहीं है, छुपाने की जरूरत भी नहीं है। पॉलिटिक्स आपका ठेका नहीं है, पॉलिटिक्स इस देश के वर्कर्स, इस देश के कर्मचारी, इस देश के कामगार भी कर सकते हैं। और जब वो ये पॉलिटिक्स करते हैं, जब वो क्रांतिकारी पॉलिटिक्स सड़कों पर उतरती है, तो आपको प्रॉब्लम होती है, तब आपको काले कानून लागू करने पड़ते हैं, और तब आपको उनकी स्ट्राइक को खत्म करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। इसलिए आपकी वोटबंदी तो इस बार होगी होगी, लेकिन अगर रीइंस्टेटमेंट की हमारी मांग को, पुनः बहाली की हमारी मांग को आने वाले दिनों में इन दोनों ही सरकारों ने तत्काल पूरा नहीं किया, तो हम फिर से स्ट्राइक पर जाएंगे। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ये घोषणा भी कर रही है कि आने वाले दिनों में, और क्या पता ये एमसीडी इलेक्शंस से पहले ही हो जाए, कौन जानता है, हम हमारी मांगे आप पूरी कीजिए। हमारे आंदोलन को आपने बहुत बार रोकने की कोशिश की, आप रोक नहीं पाए। इस बार भी हमें मजबूर मत करें, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगेगा कि दिल्ली की जनता को दिक्कत हो, लेकिन दिल्ली की जनता तो हम भी हैं। क्या हम दिल्ली के नागरिक नहीं हैं? और आपने अब इनका खेल देखिए, आपने स्ट्राइक पर एस्मा इसलिए लगाया था क्योंकि आप कह रहे थे कि दिल्ली में इसेंशियल सर्विसेज बाधित हो रही हैं, काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्ट्राइक पर है लोग, हमें जनता तक, दिल्ली के आम लोगों तक हमें आंगनवाड़ी की सर्विसेज पहुंचानी है, और स्ट्राइक की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। बड़ी अच्छी बात है, आपने 884 लोगों को टर्मिनेट किया। 884 केंद्र इस टाइम बंद है। क्या दिल्ली में इस वक्त आंगनवाड़ियों का काम नहीं सफर कर रहा है? और आपको मैं बताना चाहती हूं, जब स्ट्राइक चल रही थी 884 कर्मचारियों को तो इन्होंने टर्मिनेट किया है। इन्होंने 11,450 शो कॉज नोटिस जारी किए थे। आपको वो सारे डॉक्यूमेंट हम मुहैया करवाएंगे, जहां पर इन्होंने खुद कोर्ट में अपने एफिडेविट में बोला है कि इन्होंने स्ट्राइक के दौरान 11,450 शो कॉज नोटिस जारी किए थे। अगर हम हाई कोर्ट नहीं गए होते और हाई कोर्ट ने इलीगल टर्मिनेशंस पर स्टे नहीं लगाया होता, आने वाले जो टर्मिनेशंस थे, तो ये 11,450 लोगों का टर्मिनेशन करने वाले थे। यानी ये दिल्ली की आधी वर्कफोर्स का टर्मिनेशन करने वाले थे, और तब दिल्ली में आंगनवाड़ी का काम प्रभावित नहीं होता, तब आंगनवाड़ी की सेवाएं प्रभावित नहीं होती। टर्मिनेशंस करके आंगनवाड़ी की सेवाएं प्रभावित नहीं होती हैं, लेकिन जब आंगनवाड़ी के वर्कर और हेल्पर अपनी जायज, न्याय संगत, संवैधानिक और कानूनी तौर पर जो सही मांगे हैं, जब उनको लेकर सड़कों पर उतरते हैं, जब वो स्ट्राइक करते हैं, तब आपको लगता है कि आंगनवाड़ी का काम बाधित हो रहा है, तो आपका दो मुंहापन इससे भी जाहिर होता है। इसलिए पहली घोषणा, आने वाले एमसीडी चुनावों में दिल्ली के 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स अपनी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में आम आदमी और बीजेपी का कंप्लीट बायकॉट करेंगे। जब हम कह रहे हैं कंप्लीट बायकॉट, मतलब 22,000 आंगनवाड़ी कर्मी, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार और उनके इलाके के लोग आपका
आना अपने इलाकों में वर्जित कर देंगे, आपकी वोटबंदी करेंगे और आपका सादर सत्कार होगा, लेकिन जूते चप्पलों की मालाओं से, राख से, इन चीजों से आपका स्वागत होगा। इसलिए अपने रिस्क पर हमारे इलाकों में आए। दूसरी घोषणा, आने वाले दिनों में हम लोग स्ट्राइक करने को फिर से मजबूर होंगे अगर हमारी सारी न्याय संगत मांगों को आप तत्काल पूरा नहीं करेंगे। हमारे साथ हमारी लॉयर कंवलप्रीत कौर भी आ गई हैं। थोड़ा सा देर हो गया इन्हें, हम हाई कोर्ट में इनका मैटर था, वहीं पर ये थोड़ा सा फंसी थी। मेरे बाद एक बार वो भी अपनी बात रखेंगी और लीगल मैटर में उसके बारे में आपको थोड़ा बताएंगी। लेकिन इन दो अनाउंसमेंट्स के साथ पहली चीज, एमसीडी इलेक्शंस में हमारी यूनियन और 22,000 आंगनवाड़ी कर्मी आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टोटल बाइकॉट करने वाले हैं। और अगर हमारी सभी मांगों को, जिसमें कि सबसे पहली मांग है पुनः बहाली की मांग, अगर आपने इन मांगों को तत्काल नहीं माना तो हम लोग फिर से स्ट्राइक पर जाएंगे और आप इसके लिए हमें मजबूर कर रहे हो। हम नहीं चाहते कि दिल्ली के लोगों को दिक्कत हो और हम अभी जानते हैं कि इस वक्त इन लोगों को हर चीज में, इलेक्शन की कैनवसिंग से लेकर कैंपेनिंग तक में आंगनवाड़ी कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें मजबूर ना करें, वरना आने वाले दिनों में हमारी यूनियन और आंगनवाड़ी कर्मी दिल्ली में पर भी जाएंगे। मैं कंवलप्रीत को कहूंगी कि थोड़ी सी बात वो भी रखें और एक बार कोर्ट केस के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। हमारा टीम, सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेज और हमारा जो पूरा टीम है वो अभी दिल्ली की आंगनवाड़ी महिलाओं को, वर्कर्स को और हेल्पर्स को दिल्ली हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बैकग्राउंड इस केस का ऐसा है कि आप देखिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, इंडिपेंडेंस के 70 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है, लेकिन उनको क्या पेमेंट मिलता है 5,000 से 9,000 के बीच में। ये वर्कर्स और हेल्पर्स का स्टेटस है दिल्ली के अंदर, जहाँ पे मिनिमम वेज करीबन 20,000 रुपये है, वहाँ पर इन लोगों को 5 से 9,000 रुपये में काम कराया जाता है। और वो काम भी नहीं, वो ऐसा काम नहीं है जो 2 बजे तक ख़त्म हो जाए। इनसे इलेक्शन बूथ का भी काम कराया जाएगा। जब कोविड का मारामारी फैलेगा, उस कोविड में भी इनके ऊपर ये काम दिया जाएगा कि आप जाइए, आप जाके लोगों को अवेयर करिए, टीकाकरण के बारे में बताइए। और इस तरह का जितना काम है वो ये सारे महिलाओं के कंधों के ऊपर डाल दिया जाता है। बेगार जो होता है, जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बेगार की कंडीशन में इन लोगों से काम कराया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने, वर्कर्स ने, और बहुत शानदार ये महिलाओं ने पहले सरकार से बातचीत करने की कोशिश की, साल भर साल लिखा। काफ़ी, ये कोई स्ट्राइक इनका पहला स्ट्राइक नहीं था, कल्मिनेशन आप कह सकते हैं कि बहुत सालों की स्ट्रगल का रहा। इन्होंने एक नोटिस दिया, लीगल नोटिस, कि सर देखिए, अब हम लोग इतने कम वेतन में काम तो इतना सारा नहीं कर पाएंगे, हमें अपना घर चलाना है, हमें अपना गुजारा करना है, और हम कोई वॉलंटियर नहीं है आपके, हम मजदूर हैं, हम वर्कर हैं, हमें वर्कर की तरह आप देखिए, हमें भी मिनिमम वेतन 20,000 जो है उससे हमें ज़्यादा 24,000 हमें दिया जाए, जो इनकी डिमांड्स थी। उसमें लीगल नोटिस सरकार को इन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद पूरा एक साइकिल रिप्रेशन का आप कहें तो शुरू हुआ। सबसे पहले जो जॉइंट डायरेक्टर हैं नवलेंद्र कुमार जी, जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ही दिल्ली सरकार के हैं, वो एक भाषण देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, जिस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि अब मुझे ये महिलाओं से कुछ डील नहीं करना, टर्मिनेट देम इमीडिएटली। हाउ मेनी टर्मिनेशंस हैव कम? 500 टर्मिनेशन मुझे अभी चाहिए। और ये महिलाओं ने लॉ में, लीगली इन्होंने नोटिस दिया था कि हम जा रहे हैं, और जस्ट इनकी डिमांड्स थी। उसके बाद 11,000 महिलाओं को शो कॉज नोटिस मिलता है। और शो कॉज नोटिस क्या है? एकदम ए से लेके जेड तक आइडेंटिकल, कि आप काम पर नहीं आ रहे, आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, आप काम पे आइए। ये लोग अपना जवाब देते हैं कि सर हम काम करना चाहते हैं, हम 20 साल से काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों काम नहीं करना चाहूँगी, मैं तो करना चाहती हूँ। लेकिन 20 साल में अगर मेरा बिल्कुल पैसा बढ़ाया नहीं जाएगा, मेरा वेतन, तो मैं स्ट्राइक करने पे मजबूर हूँ,
मैं मन से थोड़ी कर रही हूँ। उसके बाद एक पूरा दौर शुरू होता है इनको टर्मिनेट किया जाता है, इनके टर्मिनेशन का, जिसमें बीच में एस्मा लगाया जाता है। जैसे ही स्ट्राइक को वो इलीगल करार करती है सरकार, स्ट्राइक को वर्कर्स अपने आप बंद कर देते हैं और खुद यूनियन कहता है कि आप ज्वाइन बैक करिए, ड्यूटीज़ रिज्यूम करिए। लेकिन उसके बाद एक और इलीगैलिटी है। अब आप देखिए, महिलाएं हैं जो हमारे लिए रोज़ दौड़ धूप करती हैं। उसके बाद एक और इलीगैलिटी है, इनको कहा जाता है वापस आने के लिए एक अंडरटेकिंग दीजिए कि यू विल नेवर गो ऑन एनी स्ट्राइक इन फ्यूचर। हाउ इज दिस लीगल? यही सवाल हम लोग कोर्ट में भी पूछ रहे हैं। अंडरटेकिंग्स के बाद फिर भी टर्मिनेशंस होते हैं और मास टर्मिनेशन, एन मास टर्मिनेशन ऑफ 900, ओवर 900 वर्कर्स एंड हेल्पर्स। और अभी ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। जब ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो बीच बीच में दिल्ली सरकार नोटिस निकालता रहता है, चीज़ लाता रहता है, कहता है कि हम नई बहाली कर रहे हैं। और ये सब के नोटिस को लेके हम लोग जब कोर्ट में गए, हमने कहा कि जब हमारा मैटर पेंडिंग है और हम इस बात को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये पूरा इलीगल टर्मिनेशन है, क्योंकि स्ट्राइक करने पे टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, ये किस तरह का गुनाह है। और कानून खुद इस बात को कहता है, इतने सारे प्रेसिडेंट्स हैं कि अगर वर्कर स्ट्राइक पे जाएगा और वर्कर ने आपको पहले से नोटिस दिया है और वर्कर का जस्टिफाइड डिमांड है, आप उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। बहरहाल इनको, हम लोगों को कोर्ट में ये आश्वासन दिया जाता है कि फिर अभी जब तक ये मैटर चलेगा नई बहाली नहीं होगी। लेकिन बीच बीच में वर्कर के मोरल को डाउन करने के लिए, हैरेस करने के लिए ये सब चीज़ें अभी बहुत ऑब्जेक्ट है